मेरे साथ पवन जिंदल जी मौजूद है, जो बिजनेसमैन से रिटायरमेंट हो चुके हैं, अब कर क्या रहे हैं, ये भी सारी बातचीत इनसे ही करेंगे। आपने कहा हम खेती के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग सोचिए, अन्न का कहीं ना कहीं बहुत समस्या आने वाली है खाने के लिए लोगों को। लेकिन कुछ लोग तो कुछ उल्टा ही कह रहे हैं कि संघ और बीजेपी एक ही, दोनों का मिली भगत है, एक ही है, एक ही संघ कह लीजिए या बीजेपी कह लीजिए। मेरा 40 साल का जीवन गांव में बीता है और मैंने बैलों से खुद हल चलाया है और मैंने अपने हाथ से ट्रैक्टर भी चलाया है। सब प्रकार का आनंद बिजनेस का और देश और दुनिया का मैं ले चुका हूँ, परंतु मुझे लगा कि मैं अच्छी सेहत है मेरी, मैं लगभग 300 किलोमीटर प्रतिदिन ये सारा घूमने के लिए, समाज को अवेयर करने के लिए चलता हूँ। कहते थे दादा लगाए पोता खाए। इतनी बड़ी अच्छी खासी संपत्ति, इतने बड़े, मतलब अभी तो वो कहते हैं नहीं, इंजॉय लेने का समय था। आप इसे सारा सिस्टम छोड़ के हर गलियों में, कोपचों में भटक रहे हो, तो कैसे, क्यों, मतलब क्यों कर रहे हो? मैं केवल आज उद्योगपति नहीं, उस जमाने में एक आम मजदूर जो आज 400 से 500 रुपया दिहाड़ी लेता है, उस समय 3 रुपये दिहाड़ी थी। पर मेरे को गर्व है कि मैं 6ठी कक्षा में रहने वाला एक विद्यार्थी रहने वाले हम तीनों भाई, चौथा भाई तो उस समय बहुत छोटा था, तो हम 3 भाई अलग अलग बाजार में जाते थे, तो लगभग 200 से 300 रुपया एक एक भाई उस जमाने में कमाता था जब 3 रुपये दिहाड़ी होती थी। कि मैं एक गांव में रहने वाला व्यक्ति, भारत में बनने वाली मारुति कार जो 1986 में 86 में बनी गुड़गांव में, उसकी पहली कार सीट वो मैंने बनाई। 2000 तक जितनी भी कारें मारुति ने बनाई, उन सब में हमारी फैक्ट्री की बनी हुई सीटें लगी। अभी आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रगति मैदान का रेनोवेशन करके उसका उद्घाटन किया। उसके उद्घाटन में अगर आप देखेंगे उस बिल्डिंग की दीवारें जो रंग बिरंगे पैनल लगे हुए हैं, वो सारे हमारी कंपनी के द्वारा सप्लाई है। भारतीय रेल जो बनती है, रेल कोच फैक्ट्री लखनऊ में है, जिसकी कोच बनाने की फैक्ट्री 4 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग है, वो भी हमारी कंपनी के द्वारा बनाई गई। 4 किलोमीटर लंबी जो बिल्डिंग जिसका सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया था आज से 10 साल पहले, तो उस बिल्डिंग को बनाने का श्रेय भी हमें प्राप्त हुआ। दिल्ली के आधे से ज़्यादा बने हुए मेट्रो स्टेशन हमारी कंपनी के द्वारा बनाए हुए हैं। तो बिजनेस की दृष्टि से जिस भी कारोबार में मैं रहा, हमारा परिवार रहा, वो देश में नंबर 1 पर रहा। परंतु मैंने आखिरी 4 मार्च 2013 को निर्णय किया कि पैसे कमाने का अंत नहीं, इसको छोड़ना चाहिए अभी, क्योंकि सारा समाज क्या है, समाज के लिए करना है। तो अपना जो एक्सपीरियंस 60 वर्ष का है वो समाज के, गांव के काम आए। तो उस दृष्टि से ये सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र पट्टी कल्याणा समालखा पानीपत में ये प्रारंभ किया। 4 साल में लगभग एक बड़ा 5 लाख से अधिक फुट का ये भवन, जिसमें 2000 लोग एक साथ रह सकते हैं। इसमें छोटा सा एक हॉस्पिटल भी है, एक छोटी सी लाइब्रेरी है, 2000 लोगों के रहने का आवास है। इसमें खेल की दृष्टि से भी हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, शूटिंग रेंज, कुश्ती, कबड्डी, ये सब प्रकार के गेमों का प्रावधान इसमें है। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, जी संघ से जो आपके खिलाफ बोलते हैं, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, ये संघ से डरते बहुत हैं, क्या बात है? ये जो विपक्ष है या पक्ष है, कहते हैं संघ बहुत खतरनाक है। देखिए, संघ 1925 में शुरू हुआ, आज संघ को 2 वर्षों के बाद 1925 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 100 वर्ष तक आज देश के जीवन में कोई संस्था निर्कलंक चलती है। सब प्रकार के लोग इसको बारीकी से निकट से देख चुके हैं। हम सबको पता है कि खाली हाथ जाएंगे तो हमारे साथ जाएगा क्या, जो हम पुण्य कार्य करेंगे। नमस्कार, स्वागत आपका हरियाणा न्यूज़ 24 में। मैं हूं मुन्ना लांबा, मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ। हम आज मौजूद हैं पानीपत के बिल्कुल नज़दीक समालखा और हाईवे के
हम आपको आज ऐसे शख्स से मिलवाएंगे जो अच्छे खासे बिजनेसमैन के रूप में जाने जाते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे हिंदुस्तान में। जो ही 60 साल होती है बिजनेस को छोड़ देते हैं, और ये भी नहीं बिजनेस छोड़ने का पर्पज़ इनसे ही जानेंगे, क्योंकि आज भी ये बिजनेस के तौर पे ही जाने जाते हैं, लेकिन संन्यास ले लिया देश सेवा के लिए, आम जन के लिए इन्होंने संन्यास ले लिया। और संन्यास भी लेने के बाद कई लोग सोचते हैं रिटायरमेंट हो गए तो हम आराम करें घर बैठे। इन्होंने सिर्फ बिजनेस से अच्छा खासा भरा पूरा बिजनेस से संन्यास लेने का इनका मतलब औचित्य सिर्फ इतना था कि बाकी जो जीवन बचा हम सेवा में लगा पाएँ लोगों की, और वैसे भी सेवा करते आ रहे हैं। तो यहाँ पे हम जहाँ मौजूद हैं 25 एकड़ में तो लंबे चौड़े भवन बने हुए हैं और अलग अलग चीज़ें हैं। इसके अलावा 15 एकड़ में यहाँ पे किसान खेती की अलग अलग किस्में और यहाँ बो रखी हैं, और इसके साथ साथ कई ऐसी रोचक चीज़ें भी आपको जानकारी देंगे। कई लोग कहते हैं कि संघ ने किया क्या है, कई कहते हैं संघ ये है वो, कई बातें सुनने को मिलती हैं, और लोग जो खिलाफ रहते हैं आज उनकी आंखें खुल जाएंगी जिस शख्स से मैं बातचीत करवा रहा हूँ। और जो चीज़ इनकी सोच है आने वाली पीढ़ी के लिए, उससे आने वाली पीढ़ियों के लिए ये कर क्या रहे हैं वो भी आपको दिखाएंगे। हमारे साथ संघ चालक मेरे साथ पवन जिंदल जी मौजूद हैं, जो बिजनेसमैन से रिटायरमेंट हो चुके हैं, अब कर क्या रहे हैं ये भी सारी बातचीत इनसे ही करेंगे। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा न्यूज़ 24। ये श्री माधव जन सेवा न्यास एक ट्रस्ट है। ये ट्रस्ट के द्वारा सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र, यहाँ हम आज बैठे हैं, अभी आपको दिखाएंगे, तो इसका निर्माण हुआ है। देखो हमारा देश कृषि प्रधान देश है। लगभग 70% आबादी गाँव में रहती है और गाँव की सारी आबादी कृषि से जुड़ी हुई है। कृषि के कारण ही आज से 100-200 साल पहले अगर विचार करेंगे तो भारत दुनिया का नंबर 1 था। भारत का जीडीपी 28% जीडीपी भारत की कृषि के कारण थी। परंतु पिछले कुछ वर्षों में कृषि के प्रति एक नकारात्मक रुख ऐसा हुआ, जिसके कारण आज हमें ज़रूरत महसूस हुई कि अगर देश का विकास हम करना चाहते हैं तो हम 70% ग्रामीण आबादी जो कृषि आधारित है उसको इग्नोर नहीं कर सकते। उसके बिना देश का विकास नहीं होगा। अभी 75-77 वर्ष हो गए देश की आज़ादी के लिए, तो इन 70 वर्षों में बहुत सारे काम हुए, अलग अलग प्रकार की सरकारें आई, उन्होंने देश के विकास के लिए रोड, अस्पताल, स्कूल, कॉलेज, अनेक प्रकार के कार्य किए, परंतु अधिकांश कार्य शहर आधारित थे। आज लगातार हम देखने को मिलता है कि गांव का व्यक्ति पलायन कर रहा है। जो थोड़ा सा व्यक्ति साधन संपन्न है वो गांव को छोड़कर एकदम से शहर में आने के लिए तैयार है। आज गांव में किसान का बेटा आगे किसान बनने के लिए तैयार नहीं है। उसको भी लगता है कि मैं पढ़ लिख कर केवल नौकरी करूं। परंतु अगर ये ऐसे सिलसिला चलता रहा तो आने वाले 20-50 वर्ष में तो देश के सामने एक अन्न संकट जैसा, क्योंकि खेती अगर लोग नहीं करेंगे तो कैसे अन्न पैदा होगा, कैसे इतनी बड़ी 140-45 करोड़ आबादी को हम कैसे उसका भरण पोषण करेंगे। तो ये एक गंभीर विचार था जो आगे आने वाले समय होने वाला था। उसी को ध्यान में रखकर मैं 4 मार्च 2013 को 60 वर्ष पूरे किए। तो मैं वैसे ग्रामीण पृष्ठभूमि का रहने वाला हूँ। मेरे पहले 40 वर्ष गांव में रहे, खेती में रहे, अपनी पढ़ाई के दौरान भी खेती करते रहे। आपने कहा हम खेती के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, किसानों के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं, आगे की प्लानिंग सोचिए, अन्न का कहीं ना कहीं बहुत समस्या आने वाली है खाने के लिए लोगों को। लेकिन कुछ लोग तो कुछ उल्टा ही कह रहे हैं कि संघ और बीजेपी एक ही, दोनों का मिली भगत है, एक ही है, एक ही संघ कह लीजिए या बीजेपी कह लीजिए।
वो कहते हैं कि ये बीजेपी और संघ कहीं न कहीं किसानों को ख़त्म कर रही हैं, ये बंधुआ मजदूर बना रहे हैं, या अडानी अम्बानी को गिरवी रख रहे हैं, और यहाँ तो कुछ और ही देखने को मिल रहा है। आप कितने लंबी चौड़ी बातें सोच रहे हैं किसानों के बारे में। तो ये हम तो आज आपसे बातचीत कर अब पता चला आपकी प्लानिंग किसानों के लेके है क्या, और लोग पता नहीं क्या क्या सोच रहे हैं। देखिए, लोग कुछ भी सोचें, जब वो प्रैक्टिकल आकर देखते हैं। अभी मैं 20 दिन के लिए 10 गांवों में 2-2 दिन रुका था। वहाँ के किसानों से मीटिंग करी, वहाँ के जो युवा वहाँ कॉलेज विद्यार्थी पढ़ते हैं उनसे मीटिंग हुई, वहाँ की पंचायत से मीटिंग की, वहाँ की महिलाओं से मीटिंग की। हमारे देश में ग्राम में जो खेती के 2 समय होते हैं, हमारी गेहूं की और धान की 2 फसल मेन मुख्य रूप में होती हैं। जब गेहूं बीज दिया, धान बीज दिया, उसके बाद कुछ समय होता है, तो उस समय किसान खाली रहता है, उसके पास कोई काम नहीं होता। जबकि पुराने समय में हमारे समाज में कुटीर उद्योग, छोटे छोटे काम होते थे, ये सूत कातने का, कपड़ा बुनने का, और अनेक प्रकार के ग्रामीण प्रवेश में ये ऐसे काम थे, वो आज समाप्त हो चुके हैं। तो उसकी आमदनी बढ़ाने के लिए, देश को आगे लेकर जाने के लिए इस केंद्र में सब प्रकार का प्रशिक्षण, जैसे अलग अलग प्रकार की खेती कब कैसे होनी चाहिए। आज हम देखते हैं कई बार खेती का महत्व और भी है। आज 1964 में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के पहले प्रधानमंत्री का निधन होकर उनके पश्चात लाल बहादुर शास्त्री जी आए, तो उस समय इस देश के सामने अन्न का संकट था। आप लोगों को सबको ध्यान होगा, जो बड़ी आयु के पुराने हैं, तो उनको PL 480 एक समझौते के तहत एक गेहूं अमेरिका से यहाँ आया, गेहूं और मक्का, जो खाने लायक भी नहीं था, परंतु हमारी समस्या थी, हमारे देश के नागरिकों को खाना पड़ा। तो उस समय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। हरित क्रांति के नाम से उन्होंने देश की खेती को आगे बढ़ाने के लिए प्रयास किए, परंतु दुर्भाग्य से उस समय भी एक गड़बड़ हुई। हरित क्रांति तो हुई, उत्पादन बढ़ने लगा, परंतु दुनिया की मल्टीनेशनल कंपनी जितनी हैं, उन्होंने सबने अपने जो केमिकल युक्त खाद वो भारत में बेचने प्रारंभ किए। कीटनाशक, जो केमिकल युक्त कीटनाशक, वो यहाँ बेचने शुरू किए। उनसे पिछले 15-20 वर्षों में उत्पादन तो बहुत बढ़ा, परंतु उत्पादन के साथ साथ बहुत बड़ी बीमारियां भी बढ़ी, क्योंकि हम जहर युक्त ये सारा भोजन करने लगे। आप, मेरे को ध्यान है कि मैं पंजाब से 92 में गुड़गांव आया। उस ज़माने में गुड़गांव कोई 50,000 की आबादी का एक बहुत छोटा कस्बा था। आज तो 25 लाख से भी ऊपर आबादी हो गई। उस समय मैं देखता था NCR में एक अपोलो हॉस्पिटल होता था, वो भी बहुत महंगा था, बहुत कम लोग जाते थे। कभी कभी हमारी कंपनी की तरफ से हमारा चेकअप के लिए मैं जाता था, अपोलो में देखता था खाली रहता था। आज इस 30-40 साल के समय में तो अपोलो जैसे लगभग 200 हॉस्पिटल NCR में खुल चुके हैं, परंतु 200 हॉस्पिटल बहुत कॉस्टली हैं। अभी मैं देखता हूँ, मेरे घर के नज़दीक मेदांता हॉस्पिटल है, तो मेदांता में लोग आते हैं, पूरे देश भर से लोग आते हैं। इलाज बहुत अच्छा है, परंतु बहुत कॉस्टली है। एक एक दिन का एवरेज 50, 60, 70 हज़ार रुपया एक एक मरीज का खर्चा बैठता है। तो इतना बड़ी बीमारियां और इतने महंगे होने के बावजूद भी ये सारे हॉस्पिटल, किसी भी हॉस्पिटल में आज ठीक प्रकार से एडमिशन लेने के लिए जगह नहीं मिलती। अगर इसका हम ठीक से विचार करें तो हमारे ध्यान में आया कि हमारे इस देश में प्रोडक्शन भी होनी चाहिए, परंतु हमारे पुराने बुजुर्गों के द्वारा जो पद्धति खेती की दी गई उसमें सुधार करते हुए जैविक तरीके से खेती की जाए। अब एक भ्रांति समाज में फैलाई हुई है कि जैविक खेती अगर करेंगे तो उतना उत्पादन नहीं मिलेगा। मैं एक दावे से कह सकता हूँ, आज भी मैं आपको दिखाऊंगा भी, हमारे इस खेत में हमने 2 एकड़ जगह पॉली हाउस बनाकर, नेट हाउस बनाकर हमने अभी लाल पीली शिमला मिर्च लगाई है। पिछले साल भी लगाई थी। पिछले साल हमने 1 एकड़ भूमि में 20 लाख रुपए की शिमला मिर्च निकाली है।
आज दोबारा अगली खेती भी लगी हुई है। आज जो हमारे भाई बहन किसान भाई आके देखना चाहते हैं, 1 एकड़ भूमि में 10,000 शिमला मिर्च का पौधा लगता है। मुझे इतना मैं आपसे ये जानना चाहूँगा, अभी जो आपका पूरा सिस्टम जैसे 15 एकड़ की आप खेती कर रहे हैं, 25 एकड़ में आपका ये रहने का है, तो यहाँ पे क्या सोच थी, क्यों मतलब क्यों बनाना पड़ा? आप संघ के लोगों को ये बनाना क्यों पड़ा? और यहाँ पे खाली खेती का काम होगा या फिर कुछ बाहर के लोग और भी रह सकते हैं? यहाँ पे कितने लोग काम करते हैं आप, और यहाँ किस किस तरीके से क्या आगे वाली प्लानिंग होने वाली है? और साथ साथ ये कहेंगे कि आप बिल्कुल सिंपल है, बिजनेसमैन हैं, तो क्या कई लोग सोने की चम्मच मुंह में लेके पैदा होते हैं, तो आप भी बिजनेसमैन, आपके पापा और आपके दादा ये काफ़ी मतलब समर्थ थे, तो ये या फिर आपने खुद इतनी मेहनत करके आज आप पूरे वर्ल्ड के टॉप एक बिजनेसमैन के रूप में बन पाए हैं? मेरे साथ पवन जिंदल प्रांत संचालक हैं, ये पूरे हरियाणा के सीधी सी भाषा में संघ के वो जो एक्टिविटी होती है उनको देखते हैं और हर गली कस्बे में जाते हैं। सर, ये सारी बातें आपसे पूछना चाहेंगे। सबसे पहले एक प्रश्न और रहेगा, इतनी बड़ी अच्छी खासी संपत्ति, इतने बड़े मतलब अभी तो वो कहते हैं नहीं इंजॉय लेने का समय था, आप इसे सारा सिस्टम छोड़ के हर गलियों में कोपचों में भटक रहे हो, ये तो कैसे, क्यों, मतलब क्यों कर रहे हो आप? पुराने समय में हमारे बुजुर्ग कोई फलदार पौधे लगाते थे तो कहते थे दादा लगाए पोता खाए, तो उस समय खुद नहीं खाता था, अगली पीढ़ी के लिए लगाता था। तो हमारी भी जिम्मेवारी बनती है कि आने वाली पीढ़ी को उस प्रकार का एक रास्ता देकर जाएं। तो इसको सोचकर मैं केवल आज उद्योगपति नहीं, मेरा 40 साल, जैसे मैंने पहले बताया, मेरा 40 साल का जीवन गांव में बीता है और मैंने बैलों से खुद हल चलाया है और मैंने अपने हाथ से ट्रैक्टर भी चलाया है। मैं आपको ध्यान में कराना चाहता हूं, मैं लगभग 1980 में भारत सरकार के द्वारा मेरे को इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट फिलिपाइन मनीला वहाँ भेजा गया, एक एज ए अग्रेसिव किसान के नाते मैं वहाँ 3 महीने रहा। वहाँ मैंने राइस पर, चावल पर शोध किया, वहाँ करके आया। मैं उसके बाद भी मैं लगभग 65 कंट्री घूम चुका हूँ, 20 देश मैंने 20-20 बार घूमे हैं। मैंने देश भी देखा है, पूरी दुनिया भी देखी है। तो मेरे मन में आता है पैसे कमाने की सीमा का तो अंत नहीं है, परंतु गीता में, क्योंकि हमारा हरियाणा ये गीता की धरती है, कुरुक्षेत्र की धरती, जहाँ भगवान कृष्ण ने गीता का संदेश दिया, उसमें उन्होंने कहा कि हम खाली हाथ आए और खाली हाथ जाएंगे। तो इसलिए सब प्रकार का आनंद बिजनेस का और देश और दुनिया का मैं ले चुका हूँ, परंतु मुझे लगा कि मैं अच्छी सेहत है मेरी, मैं लगभग 300 किलोमीटर प्रतिदिन ये सारा घूमने के लिए, समाज को अवेयर करने के लिए चलता हूँ, प्रवास करता हूँ, परंतु ये मैं बिजनेस में भी लगा सकता था। परंतु मेरे को लगा हमारे बुजुर्गों ने, मेरे पिताजी एक 10 फुट बाई 10 फुट की किराने की दुकान और गांव में कुछ खेती करने का काम करते थे। कौन सा गांव? मेरा पटियाला जिले में एक रोहटी गांव है, मैं वहाँ का रहने वाला हूँ। तो 40 साल तक मैं मेरी पोस्ट ग्रेजुएशन लगभग 1970 में मैंने महिंद्रा कॉलेज पटियाला से पॉलिटिकल साइंस में एमए किया। और बाकी पढ़ाई गांव से सरकारी? पहले सारी सरकारी स्कूलों में की। हमारे गांव तो प्राइमरी स्कूल था, उसके बाद नाभा हमारे साथ लगता था, तो वहाँ सरकारी स्कूल में हायर सेकेंडरी की। हायर सेकेंडरी स्कूल में रिपुदमन कॉलेज पटियाला से मैंने अपना ग्रेजुएशन किया। फिर एमए की पढ़ाई मैंने महिंद्रा कॉलेज पटियाला से की, जो उत्तर भारत का सबसे एक महत्वपूर्ण कॉलेज था। उसके बाद मैं लगभग 1977 से लेके 2013 तक बिजनेस में किया। बिजनेस में बड़ी बुलंदियों पर सारे प्रकार के काम किए। हमारे पिताजी ने जैसे गांव में दुकान थी और उसके साथ साथ खेती भी करते थे, और दुकान करते करते, क्योंकि हम 4 भाई थे, बराबर के हैं, 2-2 साल का अंतर है हमारे चारों का, तो मेरा दूसरा नंबर है। तो हमारे पिताजी ने उस समय 1962 में किराने की दुकान करते करते गांव के लोगों की समस्या को देखते हुए 62 में हमारे गांव में बिजली आई थी।
30 हॉर्स पावर का कनेक्शन लेकर आटे की चक्की लगाई। आटे की चक्की लगाकर उन्होंने लगभग 100 गांवों का आटा पीसने का काम किया। लगभग 20 घंटे चक्की चलती थी, बैलगाड़ियाँ। सहयोग तो आपका भी उसमें रहा होगा, उसमें सब हम आप भी आटा। हम स्कूल से जाकर बाकी का समय, हमारे पिताजी तो हमें बल्कि पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन नहीं करते थे। वो तो कह रहे थे कि बेटा हमें तो काम ही करना है, हम कौन सा पटवारी लगेंगे। वो वहाँ हमारा बस्ता वहीं अपनी चक्की पर ही रखवा कर, हम जैसे 4 बजे स्कूल से आते थे तो वहाँ बस्ता रखकर 3-4 घंटे पिताजी के साथ काम करते थे। पर धीरे धीरे काम दुकानदारी भी संभालते। हाँ, धीरे धीरे काम करते करते अब जैसे चक्की थी तो पिताजी गाँवों से गेहूँ लेते थे। उन्होंने बेलनी, कपास बेलने की बेलनी मशीन लगा दी, रूई पिंजने का पिंजा लगा दिया, चावल कूटने की एक छोटी सी मशीन लगा दी। ऐसे एक छोटा सा कारखाना हो गया। गांव से वो सारे प्रकार का धान, कपास, मक्की, गेहूं, चना ये खरीदते थे। उसको पीस के जब हम शहर में छठी में स्कूल जाते थे तो उसके सैंपल लेकर जाते थे, दुकानदारों को बुक करते थे। बुक करके वो अगले दिन तैयार करके उनको डिलीवर करते थे और अगला ऑर्डर लेते थे। साथ में पुराना जो बेचा था उसके पैसे लेते थे। छठी कक्षा में चारू भाई जब लगभग उस जमाने में एक आम मजदूर जो आज 400 से 500 रुपया दिहाड़ी लेता है, उस समय 3 रुपये दिहाड़ी थी। पर मेरे को गर्व है कि मैं छठी कक्षा में रहने वाला एक विद्यार्थी रहने वाले हम तीनों भाई, चौथा भाई तो उस समय बहुत छोटा था, तो हम 3 भाई अलग अलग बाजार में जाते थे तो लगभग 200 से 300 रुपया एक भाई उस जमाने में कमाता था जब 3 रुपये दिहाड़ी होती थी। तो एक कड़ी मेहनत से लगभग 20 घंटे काम करते हुए हमने अपना जीवन किया। अंत में क्योंकि हमने गरीबी देखी, गरीबी का एहसास किया, तो आज हमें लगता है, वो दिन हमारे ध्यान में है, उनको ध्यान करते हुए लगता है कि आज हमारे गांव के एक ऐसे अभावग्रस्त समाज को ऊपर उठाने के लिए, ये खेती के काम को भी लाभदायक बनाने के लिए देश की सरकार की बोलती है कि हम किसान की आमदनी को दुगना करेंगे। मैं ये कहता हूँ, हमने पिछले लगभग 2 वर्षों में 2000 किसानों को इस क्षेत्र में प्रशिक्षण भी दिया है। वो आके लगातार देखते रहे हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी सौंप रखी है आपको, काफ़ी। क्या कहेंगे संघ? ऐसा देखिए, मैं 1970 से संघ में जुड़ा हूँ। संघ किस लिए है? समाज में एक आत्मीयता, भाईचारे का संदेश देने के लिए, समाज को जोड़ने के लिए, जात पात से ऊपर उठकर देश हित में कार्य करने के लिए संघ काम करता है। संघ की शाखा से जानकारी मिली तो 1977 में मैं लगभग रेगुलर संघ की शाखा में जाने लगा। और जब मैं 1977 में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी की तो मैं 4 साल के लिए संघ का होल टाइमर प्रचारक के लिए भी गया। 2 साल मैं अमृतसर रहा, 2 साल मैं हिमाचल प्रदेश में हमीरपुर जिला प्रचारक रहा। फिर 1981 में हमारे माताजी बहुत पीछे लगे रहे, वो मेरे को लेकर आए, शादी हो गई तो काम में लगे। तो उस समय मेरी पत्नी वो भी मेरे साथ फैक्ट्री में जाने लगी, वो भी काम देखती थी क्योंकि मेरा काफ़ी समय संघ के काम समय भी लगता था। मान लो 3-4 घंटे रोज लगाता था उस समय भी, तो बाकी समय पत्नी देखती थी काम को। तो फैक्ट्री चलती रही। आपको ध्यान हो कि मैं एक गांव में रहने वाला व्यक्ति, भारत में बनने वाली मारुति कार जो 1986 में 86 में बनी गुड़गांव में, उसकी पहली कार सीट वो मैंने बनाई। वो हमें उसका ऑर्डर मिला। 2000 तक जितनी भी कारें मारुति ने बनाई उन सब में हमारी फैक्ट्री की बनी हुई सीटें लगी। उसके साथ साथ हमने एक और काम जो विदेशों में देखा, जो बड़े तेज स्पीड से घर बनते हैं, ऐसी जो बिल्डिंग बनने का एक तकनीक थी जिसको इंसुलेटेड सैंडविच पैनल बोलते हैं, तो उसको हमने प्रारंभ किया। वो भी हमने भारत में पहली बार किया। आज भी मेरा बेटा उसी बिजनेस को देखता है। आज भी देश के जो बड़े एयरपोर्ट हैं, अभी आपने देखा होगा हमारे देश के प्रधानमंत्री जी ने प्रगति मैदान का रेनोवेशन करके उसका उद्घाटन किया। उसके उद्घाटन में अगर आप देखेंगे उस बिल्डिंग की दीवारें जो रंग बिरंगे पैनल लगे हुए हैं वो सारे हमारी कंपनी के द्वारा सप्लाई हैं। आपने सुना होगा भारतीय रेल जो बनती है, रेल कोच फैक्ट्री लखनऊ में है, जिसकी कोच बनाने की फैक्ट्री 4 किलोमीटर लंबी बिल्डिंग है, वो भी हमारी कंपनी के द्वारा बनाई गई।
4 किलोमीटर लंबी जो बिल्डिंग जिसका सोनिया गांधी ने उद्घाटन किया था आज से 10 साल पहले, तो उस बिल्डिंग को बनाने का श्रेय भी हमें प्राप्त हुआ। दिल्ली के आधे से ज़्यादा बने हुए मेट्रो स्टेशन हमारी कंपनी के द्वारा बनाए हुए हैं। और दिल्ली में 6 बड़ी वर्कशॉप हैं, जिस एक वर्कशॉप में 25 ट्रेन रात को जाके रुकती हैं और उनका रिपेयर मेंटेनेंस होता है। वो 6 की 6 बिल्डिंग, एक एक बिल्डिंग लगभग 30 करोड़ से ज़्यादा अमाउंट की बिल्डिंग है। वो 6 की 6 बिल्डिंगें हमारी कंपनी के द्वारा बनाई हैं। तो बिजनेस की दृष्टि से जिस भी कारोबार में मैं रहा, हमारा परिवार रहा, वो देश में नंबर 1 पर रहा। परंतु मैंने आखिरी 4 मार्च 2013 को निर्णय किया कि पैसे कमाने का अंत नहीं, इसको छोड़ना चाहिए अभी, क्योंकि सारा समाज क्या है, समाज के लिए करना है। तो अपना जो एक्सपीरियंस 60 वर्ष का है वो समाज के गाँव के काम आए। तो उस दृष्टि से ये सेवा साधना एवं ग्राम विकास केंद्र पट्टी कल्याणा समालखा पानीपत में ये प्रारंभ किया। 4 साल में लगभग एक बड़ा 5 लाख से अधिक फुट का ये भवन, जिसमें 2000 लोग एक साथ रह सकते हैं। इसमें छोटा सा एक हॉस्पिटल भी है, एक छोटी सी लाइब्रेरी है, 2000 लोगों के रहने का आवास है। इसमें खेल की दृष्टि से भी हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल, टेबल टेनिस, लॉन टेनिस, शूटिंग रेंज, कुश्ती, कबड्डी, ये सब प्रकार के गेमों का प्रावधान इसमें है। मैंने इस केंद्र के समालखा जो हमारा पट्टी कल्याणा केंद्र है, इसके आले दुआले 15 किलोमीटर रेडियस में ऐसे 30+2 स्कूलों को चिन्हित किया है। उन स्कूलों में मैं एक एक दिन जाऊंगा और 11वीं 12वीं के बच्चे बच्चियों से बात करेंगे। उनको अपने पैरों पर, जो आगे नहीं पढ़ सकते, उनको अपने पैरों पर खड़े होने के लिए उनको एक फार्म देंगे। वो फार्म में अपना कोर्स, उसकी रुचि क्या है, वो टिक करेंगे। उन बच्चों को बुलाकर फिर उनको 3 महीने 6 महीने में ट्रेनिंग देकर सिलाई है, इलेक्ट्रीशियन है, प्लम्बिंग है, कारपेंटर है, वेल्डिंग है, इलेक्ट्रिकल है, इस प्रकार के ब्यूटी पार्लर है, सिलाई का काम है। ये लड़कियों और लड़कों को इस प्रकार के स्किल के काम सिखाकर वो अपने पैरों पर अपने इज्जत से अपना परिवार चला सके और वो नशे की तरफ ना जाएं, देश को आगे ले जाने के लिए भागीदार बने और गांव की इकोनॉमी ये ऊपर जाए। एक बात मेरे समझ में नहीं आई, जी संघ से जो आपके खिलाफ बोलते हैं, चाहे देश का हो चाहे विदेश का हो, ये संघ से डरते बहुत हैं। क्या बात है? ये जो विपक्ष है या पक्ष है कहते हैं संघ बहुत खतरनाक है, पाकिस्तान तक के लोग डरते हैं, ये संघ बहुत खतरनाक है, ये वजह क्या, क्यों? देखिए मैं एक बार बताता हूँ। संघ का हेडक्वार्टर आप सब जानते हैं नागपुर है। नागपुर में वर्ष में एक वार्षिक उत्सव कार्यक्रम होता है। उस वार्षिक उत्सव में देश की कोई बड़ी हस्ती जाती है। अपने इस देश के बड़े जो जिनका स्थान एक इज्जत का स्थान है, प्रणब मुखर्जी के नाम से, जो कांग्रेस के एक वरिष्ठ नेता थे, संघ ने उनको इनवाइट किया। उस पार्टी ने उसको रोकने का बहुत प्रयत्न किया, परंतु उन्होंने सरसंघ चालक जी से कमिट किया और वो उस कार्यक्रम में रहे जाकर। तो उन्होंने फिर अपने भाव जो उन्होंने देखा व्यक्त किए। संघ के कार्यक्रम को देखने के लिए 1948 से पहले जब महात्मा गांधी, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवित थे, तो वर्धा में संघ के कैंप में गए। तो संघ को जो निकट से देखता है, आज कहे कहाए दूर, देखिए संघ पर ये सब लोग एक बड़ा इल्ज़ाम लगाते हैं कि कई बार बोलते हैं कि गांधी के हत्यारे। देखिए 1948 में जब गांधी जी की हत्या हुई नथुराम गौडसे के द्वारा, उस समय संघ को उस समय की सरकार ने बैन कर दिया था। 1948 में इस देश में कोई दूसरे लोग नहीं थे, दूसरी कोई पार्टी भी नहीं थी। इस देश की एक ही पार्टी इंडियन नेशनल कांग्रेस थी। उसी का प्रधानमंत्री जो यानी पहली सरकार से लेकर 1964 तक रहे पंडित जवाहरलाल नेहरू, तो उनको लगता था, उनकी सरकार ने संघ को महात्मा गांधी की हत्या का आरोप लगाकर बैन कर दिया। बैन करने के बाद उस समय इस सरकार के जो गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, वो उनकी जिम्मेदारी थी कि जो दोष लगाया उसको साबित करना। उन्होंने उस समय एसआईटी का गठन किया, कपूर कमीशन बैठाया। उस कपूर कमीशन की रिपोर्ट आई,
संघ के 1,20,000 लोग उस समय जेलों में ठूंस दिए गए थे, संघ को बैन कर दिया गया था। परंतु जब कुछ महीनों में उस एसआईटी की रिपोर्ट आई, उसने लिखा राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की हत्या में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का लेश मात्र भी हाथ नहीं। तो सरदार पटेल को और पंडित जवाहरलाल नेहरू को वो बैन वापस लेना पड़ा। उसके बाद 1975 में इन्होंने फिर प्रयत्न किया, इमरजेंसी के समय में भी। जब इंदिरा गांधी इलाहाबाद हाई कोर्ट में हार गई तो उसने अपनी उस हार को हटाने के लिए देश को इमरजेंसी में धकेल दिया। देश की सब पार्टियों के लाखों लोगों को उस समय भी जेल में डाला। तो उस समय भी इनको खुद से वो बैन वापस लेना पड़ा। देखिए, संघ 1925 में शुरू हुआ, आज संघ को 2 वर्षों के बाद 1925 में 100 वर्ष पूरे हो जाएंगे। 100 वर्ष तक आज देश के जीवन में कोई संस्था निर्कलंक चलती है। सब प्रकार के लोग इसको बारीकी से निकट से देख चुके हैं। जो इसके निकट आता है, देखता है, जो इसको वास्तव में समझने के प्रयत्न से समझता है, वो फिर इससे दूर नहीं जाता। सुदर्शन जी करके ये सरसंघ चालक थे, इनसे मोहन जी भागवत से पहले वो प्रवास कर रहे थे। उनसे किसी ने पूछा कि भाई संघ आप इतना बढ़िया बताते हैं, तो ये जैसे आपने भी कहा कि फिर ये इतनी आलोचना क्यों करते हैं, ये इंदिरा क्यों इतनी आलोचना करती है। उस समय इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी। तो उन्होंने उत्तर दिया कि देखिए, ये तो इंदिरा है, इस सृष्टि का संचालन इंद्र करते हैं, भगवान इंद्र करते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इंद्र के द्वारा संचालन होता है। पर जब कुछ लोग भक्ति करने के लिए साधु महात्मा जाते हैं तो इंद्र उनकी भक्ति भंग करने के लिए अपने बदमाश भेजता है। ये आपने अगर प्राचीन इतिहास की धार्मिक पुस्तकों में सुना होगा कि इंद्र भी उनकी भक्ति भंग करने के लिए भेजता था। उसको डर था कि इतनी भक्ति ना कर ले कि मेरा राज ले जाए। तो ऐसा ही उन्होंने उत्तर दिया, ये वो तो इंद्र को खतरा था, ये तो इंदिरा है। तो सर, चलते चलते शॉर्टकट में 1-2 बातें करें, काफ़ी लंबी बातचीत हो चुकी। आपने संन्यास लिया बिजनेस से, अपने उद्योग से, तो आपके लड़कों ने, आपकी वाइफ ने, अर्धांगिनी ने रोका नहीं? उन्होंने ये नहीं कहा इतना भरा पूरा अभी पीक पॉइंट पे हमारा बिजनेस, तो आप कहाँ जा रहे हो, क्या कर रहे हो? तो उन्होंने आपको कभी ये नहीं कहा कि आप गली गली घूमोगे, आप बैग उठाए, ये क्या कर रहे हो, समय सेवक बन के? क्या देखिए, मेरी शादी हुए लगभग 44-45 साल हो गए। 1981 में हुई। मेरी श्रीमती जब मैं 1-2 घंटे संघ में लगाता था तब से मेरे को जानती है। धीरे धीरे एक दिन में तो मैं आगे नहीं बढ़ा, धीरे धीरे मैं आगे बढ़ता रहा। उसको भी मैं समझाने में सफल हुआ कि जो बड़े लोग हैं उनका फर्ज बनता है आने वाले अपने ही समाज, क्योंकि हम वसुधैव कुटुंबकम को मानने वाले हैं, पूरा विश्व एक परिवार है, उस बात को मानने वाले हैं। ये जितने इस देश में समाज में रहने वाले लोग हैं, ये अपने ही परिवार के हैं। भगवान ने अपने आप को समर्थ बनाया है, तो आज समाज के लिए काम करना चाहिए। वो भी मेरे साथ साथ वो भी कई कार्यक्रम रोज अटेंड करती है, वो अलग से जाती है। तो मेरा बेटा जरूर अभी काम में करता है, परंतु मेरा बेटा 2-3 घंटे बीच में समाज के काम के लिए करता है। आप पे इतनी बड़ी जिम्मेवारी दी है, और कितने साल से ये आप जिम्मेवारी निभा रहे हो पूरे हरियाणा की? मैं लगभग 16 वर्ष से हूँ हरियाणा में। तो मेरे को ये महसूस हो चुका है कि क्योंकि हम सबको पता है कि खाली हाथ जाएंगे तो हमारे साथ जाएगा क्या, जो हम पुण्य कार्य करेंगे। तो इसीलिए हमारे तरफ से इस प्रकार की सेवा का काम जो हो जाए, जो समाज की आशीष मिलती है, हमारा परिवार दिन प्रतिदिन आगे बढ़ रहा है, समाज का एक सम्मान का स्थान हो रहा है, तो इसके लिए एक बड़ी चीज़ है। तो ये पैसे तो देखो, चोर डाकू लुटेरे अनेक प्रकार के लोगों के पास, अभी आपने देखा कोई कमरे भरे हुए पैसे जिसके लिए 40-42 मशीनें लगानी पड़ी, 50 लोग लगाने पड़े, पर वो पैसे तो थे, इज्जत तो नहीं बनी। तो इज्जत की कोई कीमत नहीं। इस संघ में और सेवा के कार्य करने में सबसे बड़ा सम्मान जो समाज के द्वारा इज्जत मिलती है, वो किसी कीमत में खरीदी नहीं जा सकती। तो मैं तो अपने वाली आने वाली पीढ़ियों को भी ये कहूँगा कि समाज अपना है,
अपना जितना कमाए, हमारे पुराने समाज की परंपरा थी कि अपने लाभ का 10वां हिस्सा ये समाज कार्य के लिए लगाते रहेंगे तो समाज आगे बढ़ेगा। इतना कहकर मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ, आपने इतना लंबा मेरे को सुना, धन्यवाद। तो हमारे साथ ये संघ संचालक बने हुए थे पवन जिंदल। रत्ते भर भी घमंड नहीं है, देश के टॉप बिजनेसमैन में गिने जाते हैं ये, लेकिन रिटायरमेंट हो चुके बिजनेस से खाली, लेकिन समाज के कामों में अब भी लगातार ये दौड़ते हैं सुबह से शाम तक। तो सभी इन बातों के साथ मैं मुन्ना लांबा मेरे सहयोगी विनय सिंधु के साथ हरियाणा न्यूज़ 24। नमस्कार, जय हिंद।